ओके सो इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं सेकंड पार्ट जो है मॉलिक्यूल से, और हम लोग बिगिन करते हैं डेफिनेशन पढ़ते हुए। सो स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ कंपाउंड दैट इज केपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस एंड शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ दैट सब्सटेंस। मतलब क्या कि मैंने एक एग्जाम्पल लिया हाइड्रोजन का, तो हाइड्रोजन का जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होगा जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर पाएगा और वो हाइड्रोजन एटम की या हाइड्रोजन एलिमेंट की एज अ होल सारी प्रॉपर्टीज एग्जिबिट करेगा, उसको हम मॉलिक्यूल बोलेंगे। अब अ ग्रुप ऑफ 2 और मोर एटम्स दैट आर केमिकली बॉन्डेड, ये साथ में क्या है, दे आर केमिकली स्ट्रैंडेड, इनको हम बोलते हैं मॉलिक्यूल्स। और इनके बीच में आसपास में केमिकल फोर्सेस होती हैं, अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं जो एक दूसरे को होल्ड करके रखती है, तो ये होते हैं हमारे मॉलिक्यूल्स। अब एलिमेंट्स के मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं कि नंबर ऑफ एटम्स कॉन्स्टिट्यूटिंग अ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड इट्स एटॉमिसिटी। एक एलिमेंट की जो एटॉमिसिटी होती है वो होती है कि उसमें कितने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। जिनके पास एक एटम होगा वो मोनोएटॉमिक होंगे एंड जिसके पास 2 होंगे वो डायएटॉमिक होंगे। जैसे हम एग्जाम्पल लें हीलियम का, तो हीलियम क्या है, मोनोएटॉमिक है, यहाँ पे 1 है, कॉपर 1 है, सिल्वर 1 है, कार्बन 1 है, सोडियम 1 है। वहीं पे अगर हम एग्जाम्पल लें हाइड्रोजन का, तो हाइड्रोजन को हम क्या बोलते हैं, H2, मतलब ये डायएटॉमिक है, यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स हैं। ऑक्सीजन को भी हम O2, नाइट्रोजन को N2, ऐसे ही ओजोन को O3, तो ये ट्राइएटॉमिक। और सल्फर हो गया, फॉस्फोरस हो गया, ये पॉलीएटॉमिक जिनमें 4 या 4 से ज़्यादा मॉलिक्यूल्स होते हैं। सो जिनमें एक है वो मोनो और जिनमें 2 हैं वो डाई। तो डायएटॉमिक के एग्जाम्पल्स आपको याद होने चाहिए, क्योंकि ये आ जाता है कि हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन क्यों डायएटॉमिक हैं या इनकी एटॉमिसिटी क्या है, तो आपको बताना है फिर कि ये डायएटॉमिक है एंड इनमें 2 मॉलिक्यूल्स होते हैं। ये हमने पढ़ा था एलिमेंट्स का। अब अगर हम पढ़ें कंपाउंड्स का, तो एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स जॉइंट टुगेदर इन डेफिनेट प्रोपोर्शंस टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। जैसे हमने एक कंपाउंड लिया हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन जो टुगेदर बनाएगा मेरा वाटर, तो इस वाटर में हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है और उनका रेशियो 1:8 है, तो ये रेशियो 1:8 फिक्स्ड है, तो इसको मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड्स बोलेंगे। वहीं पे अगर हमने एग्जाम्पल लिया अमोनिया का जो होता है NH3, तो इसमें नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन है एंड इनका रेशियो भी फिक्स्ड है। वहीं पे हमने एक और एग्जाम्पल लिया कार्बन डाइऑक्साइड का, विच इज कार्बन एंड ऑक्सीजन 3:8, तो ये एलिमेंट्स हैं जो फिक्स्ड प्रपोर्शन, मतलब जो डेफिनेट प्रपोर्शन में होते हैं, जिनको हम बोलते हैं मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स। आयंस क्या होते हैं, अब आयंस होते हैं कंपाउंड्स कंपोज्ड ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स कंटेनिंग चार्ज्ड स्पीशीज। तो इनमें क्या स्पेशलिटी होती है कि इनके जो पार्टिकल्स होते हैं या इनके जो कंपोनेंट्स होते हैं, दे आर आइदर नेगेटिवली चार्ज और पॉजिटिवली चार्ज, मतलब इनमें इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स एक्स्ट्रा होते हैं। मतलब अगर इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा हैं तो ये नेगेटिव हो जाएंगे, अगर प्रोटॉन्स एक्स्ट्रा हैं तो ये पॉजिटिव हो जाएंगे, तो आयंस फॉर्म होंगे। अब एन आयन इज अ चार्ज्ड पार्टिकल एंड कैन बी नेगेटिवली और पॉजिटिवली चार्ज। तो हमने ये चीज पढ़ ली कि आयन क्या है, या तो नेगेटिव है या तो पॉजिटिव है। अब अ नेगेटिवली चार्ज्ड आयन इज कॉल्ड एनायन एंड अ पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन इज कॉल्ड कैटायन। तो मतलब जब नेगेटिव चार्ज होती है उनको हम एनायन बोलते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होते हैं। यूजुअली हमने क्या देखा है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, बट व्हेन इलेक्ट्रॉन्स आर मोर तब वो हो जाते हैं एनायन। और अगर हम बात करें पॉजिटिवली चार्ज्ड की, जब प्रोटॉन्स ज़्यादा हो जाते हैं तो वो हो जाते हैं कैटायंस।
अब अगर हम लें कंपाउंड्स को तो उनमें जो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स कंबाइन होके बनाते हैं, इनकी जो चार्जेस होती हैं, जो स्पेशल चार्जेस होती हैं, इनको हम आयंस बोलते हैं। इनकी चार्जेस को हम आयंस बोलते हैं। और इसी से कनेक्टिंग एक टॉपिक है वैलेंसी का। तो वैलेंसी क्या होती है कि द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम। अब ये इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि देखो क्या है, यहाँ पे बेसिक से चीज़ समझना इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे मेरे पास एक कुछ भी बताओ एग्जाम्पल, हमारे पास है सोडियम, ठीक है। सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या है? 11 है। मतलब क्या कि इसमें 11 प्रोटॉन्स है, 11 न्यूट्रॉन्स है एंड 11 इलेक्ट्रॉन्स है। तीनों 11 11 है ना। अब जो इसका न्यूक्लियस है, इसका जो न्यूक्लियस है उसमें प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आ गए। इसके न्यूक्लियस में क्या आ गए? इसके न्यूक्लियस में मेरे पास इसके प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आ गए, ठीक है। अब बाहर इसके इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। इलेक्ट्रॉन्स किस में आते हैं? शेल्स में आएंगे। ये फर्स्ट शेल, ये सेकंड शेल और ये थर्ड शेल, ठीक है। हर एलिमेंट का एम होता है स्टेबिलिटी। हमारा एम क्या होता है लाइफ में कि हम अच्छी जॉब करें, अच्छा अर्न करें, अच्छा कुछ भी करें, स्टेबल रहें। वैसे ही एलिमेंट्स का भी गोल होता है स्टेबिलिटी। ये स्टेबिलिटी उनको कैसे मिलेगी? अब जब इनके शेल्स कंप्लीट होंगे, जब इनके शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स भटक नहीं रहे होंगे, ठीक है। अब इनके प्रोटॉन्स को और इनके न्यूट्रॉन्स को जगह तो मिल गई, वो हो गए अंदर न्यूक्लियस में। बाहर होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। फर्स्ट शेल में आएंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स, फिर आएंगे 8 इलेक्ट्रॉन्स। मतलब फर्स्ट शेल में रूल हुआ ट्यूप्लेट का फॉलो, सेकंड शेल में रूल हुआ ऑक्टेट का फॉलो। अब 11 को अगर मैं ब्रेक करूं तो फर्स्ट शेल में 2 आ गए, सेकंड शेल में 8 आ गए, लास्ट शेल में कितने बचे? 1 बचे, है ना। लास्ट शेल में क्या बचे? 1 बचे। तो फर्स्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन आ गया, इधर 2 आ गए, तो टोटल 2 गए। अब इधर लास्ट में 8 आएंगे, 8। तो यहाँ पे मैंने 4 डाल दिए, यहाँ पे मैंने और 4 डाल दिए, तो टोटल अभी 10 इलेक्ट्रॉन्स को उनकी स्पेस मिल गई। मतलब क्या कि 10 इलेक्ट्रॉन्स अपने ठिकाने पर आ गए, वो अपनी जगह पर आ गए, वो स्टेबलाइज हो गए। बट ये जो एक बेचारा इलेक्ट्रॉन था, ये लास्ट वाले शेल में क्या होगा? अकेला भटकेगा। इसके पास क्या है? ये एक तो न्यूक्लियस से भी दूर है, तो इसकी अफिनिटी भी बहुत ज़्यादा ही वीक है ना। इसकी अफिनिटी भी बहुत ज़्यादा ही वीक है, तो ये लास्ट भटकेगा। और इसको पूरे न्यूक्लियस से दूर करना भी इजी, क्योंकि अट्रैक्शन इनका अलग हो जाएगा। यहाँ पे और इनके बीच में अट्रैक्शन ज़्यादा होगा क्योंकि पास है, इसका और इसका अट्रैक्शन कम होगा क्योंकि दूर है, तो इसको अलग करना भी ईजी होगा। अब इसको भी क्या चाहिए लाइफ में? इसको भी अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी चाहिए। तो ये स्टेबिलिटी कैसे अक्वायर करेगा? कि ये रूल फॉलो करेगा, ऑक्टेट रूल। और ऑक्टेट रूल के अनुसार इसके थर्ड शेल में, मतलब फर्स्ट शेल होता है हमारा K, सेकंड होता है L, फिर होता है M। तो M शेल में हमें 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होते हैं स्टेबिलिटी के लिए। फर्स्ट शेल में हमें 2, सेकंड में 8 और थर्ड में भी 8। फर्स्ट शेल में 2 आ गए, सेकंड शेल में 8 आ गए, अब थर्ड शेल में भी इनको 8 चाहिए, बट इसके पास है ओनली 1। अब इसको 8 चाहिए। जब तक 8 नहीं होंगे ये मचलेगा, ये इधर उधर जाके रिएक्ट करेगा किसी न किसी से, ये स्टेबिलिटी अक्वायर करने की कोशिश करेगा। अब यहाँ पे लॉजिकल बात है, इसको 8 चाहिए, ये 8 तो लाएगा ही लाएगा, वरना ये इधर उधर रिएक्ट करता रहेगा, इधर उधर भटकता रहेगा। अब इसको अगर 8 चाहिए और इसके पास 1 है, तो ये 7 गेन करेगा या 1 लूज करेगा। इसको क्या बेटर लगेगा, 7 गेन करना या 1 लूज करना? ऑफकोर्स सी बात है, ये जो इसका 1 इलेक्ट्रॉन है, इसका जो ये 1 इलेक्ट्रॉन है उसको ये लूज कर देगा। मतलब क्या कि उसको ये दान कर देगा। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो थे वो हमेशा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इक्वल होते हैं, जो इनका एटॉमिक नंबर होता है। इलेक्ट्रॉन्स थे 11, प्रोटॉन्स थे 11, जिसमें से
इलेक्ट्रॉन्स में से एक इसने लूज कर दिया, एक इसने स्टेबिलिटी एक्वायर करने के लिए दान कर दिया, तो इसके बच गए 10। ठीक है, 11 थे, 11 हट गए, अब 10 बचे। अब हमने एक चीज देखी है कि ये इक्वल होने चाहिए थे। इसने एक दान कर दिया, जिसमें से क्या हुआ, अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गया कम एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हो गया ज्यादा। प्रोटॉन्स के ऊपर क्या चार्ज होती है, प्रोटॉन्स के ऊपर चार्ज होती है पॉजिटिव। तो इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज करा, मतलब क्या कि प्रोटॉन का नंबर एक ज्यादा हो गया। तभी जो हमारा Na होता है उसकी वैलेंसी होती है +1, उसकी वैलेंसी क्या होती है, +1, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स उसमें एक ज्यादा होता है। यहीं पे अगर उसने 2 लूज किए होते स्टेबिलिटी एक्वायर करने के, तो उसकी वैलेंसी होती +2। 3 लूज किए होते तो वैलेंसी होती +3। तभी वैलेंसी क्या होती है, वैलेंसी को हम बोलते हैं द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम, कि कैसे वो कंबाइन करके, कैसे वो इधर उधर भटक के स्टेबिलिटी एक्वायर करेगा। गोल क्या है हर एटम का, स्टेबिलिटी एक्वायर करना। तो कैसे वो कंबाइन करके स्टेबिलिटी एक्वायर करेगा, एंड उसी चीज को हम वैलेंसी बोलते हैं। सो हाउ द एटम ऑफ एन एलिमेंट विल कंबाइन विथ एटम ऑफ अनदर एलिमेंट, सो वैलेंसी उसकी फॉर्म होगी। एग्जाम्पल ऑफ हाउ टू फाइंड आउट वैलेंसी, तो एक एग्जाम्पल भी है कि द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटरमोस्ट शेल ऑफ हाइड्रोजन इज 1। हाइड्रोजन में 1 होता है, तो वहाँ पे मैग्नीशियम में क्या होता है, 2 होता है। देयरफॉर द वैलेंसी ऑफ हाइड्रोजन इज 1 एज इट कैन इजीली लूज 1 इलेक्ट्रॉन्स। उसके आउटरमोस्ट शेल में 1 थे, स्टेबिलिटी के लिए उसको 2 चाहिए होंगे, तो वो 1 लूज कर देगा एंड बिकम स्टेबल। वहीं पे अगर हम बात करें मैग्नीशियम की, तो मैग्नीशियम भी 2 लूज करके स्टेबल हो जाएगा। एक और एग्जाम्पल अगर हम लें, तो हम एक एग्जाम्पल लेते हैं अब क्लोरीन का। क्या एग्जाम्पल लेते हैं हम, क्लोरीन का। क्लोरीन होता है 17, तो मतलब क्या कि इसके फर्स्ट शेल में, इसके न्यूक्लियस में तो स्टेबिलिटी हो गई प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की, इसमें इलेक्ट्रॉन्स भी 17 हैं और प्रोटॉन्स भी 17 हैं। अब अगर हम ड्यूप्लिकेट रूल देखें, तो फर्स्ट शेल में आएंगे इसके 2, ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। फर्स्ट शेल में आएंगे 2, दूसरे शेल में आएंगे 8 और तीसरे शेल में आएंगे 7। ये इसकी क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है कि शेल्स की अरेंजमेंट क्या होगी। तो फर्स्ट शेल में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 7। अभी हमने सोडियम के केस में क्या देखा कि इसमें भी स्टेबिलिटी के लिए इसको 8 चाहिए। अब इसका न्यूक्लियस हो गया डिफाइंड, पूरा न्यूक्लियस कंप्लीट है। फर्स्ट शेल में आ गए क्लोरीन के 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। सेकेंड शेल में क्लोरीन के आ गए 8 इलेक्ट्रॉन्स। ऐसे जल्दी से ड्रॉ कर दो इसको। थर्ड शेल में भी आ गए इसके 7, 1 2 3 4 5 6 7। तो जब तक इसका कंप्लीट नहीं होगा, ऑक्टेट रूल कंप्लीट नहीं होगा, मतलब क्या, इसका जब तक आउटर मोस्ट शेल, देखो ये फर्स्ट शेल है, ये कंप्लीट है, सेकंड शेल है, ये कंप्लीट है, इसका आउटर मोस्ट शेल क्या है, इनकम्प्लीट है। तो जब तक इसका आउटर मोस्ट शेल इनकम्प्लीट रहेगा, ये भटकता रहेगा। अब इसको क्या चाहिए, इसको चाहिए 8, इसके पास है 7, तो ये गधा तो नहीं है, 7 लूज नहीं करेगा, ये क्या करेगा, ये एक गेन करेगा, ये एक क्या करेगा, गेन करेगा। अब इसने एक गेन कर लिया, हमने देखा यहाँ पे इसने एक गेन कर लिया। अब इसमें क्या थे, इलेक्ट्रॉन्स थे 17, प्रोटॉन्स थे 17। इन 17 में एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गया और ये महाशय हो गए स्टेबल। मतलब इनका जो लाइफ का गोल था स्टेबिलिटी एक्वायर करने का, वो कंप्लीट हो गया, ये महाशय स्टेबल हो गए। अब क्या हुआ, प्रोटॉन्स नंबर था 17, इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास एक एक्स्ट्रा आ गया, विच मीन्स हमारा इलेक्ट्रॉन हो गया 18। हमारा इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, 18। तो 18 इलेक्ट्रॉन हुआ।
मतलब क्या कि इलेक्ट्रॉन की पावर, इलेक्ट्रॉन का नंबर एक ज़्यादा है एंड इलेक्ट्रॉन की चार्ज क्या होती है, नेगेटिव होती है, तभी Cl क्या हो जाएगा, Cl -1। अगर ये 2 गेन करता तो -2 होता, 3 गेन करता तो -3 होता, पर इसने गेन क्या किया, सिर्फ 1 किया, तो इसकी जो वैलेंसी हो गई वो हो गई Cl -1। तो मेरे को पूरा बिलीफ है अब आपको वैलेंसी का कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। एंड अगर हम डिस्कस करें वैलेंसी को थोड़ा और डिटेल में, तो यहाँ पे हमारे पास एग्जाम्पल थे मैग्नीशियम के, जब इसने 2 लूज किया, हमने एक गेनिंग का भी एग्जाम्पल अच्छे से समझ लिया। सो नेक्स्ट हमारे पास है कि हम केमिकल फॉर्मूलाज को कैसे लिखेंगे। तो केमिकल फॉर्मूलाज लिखने का क्या तरीका है कि हमेशा एक कैटायन और एक एनायन कंबाइन होते हैं। मतलब क्या कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव कंबाइन होंगे, नेगेटिव एंड पॉजिटिव कंबाइन नहीं होंगे। जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं सोडियम का, तो सोडियम हमने अभी देखा कि Na पॉजिटिव होता है, तो Na पॉजिटिव ये जब कंबाइन करेगा फॉर एग्जाम्पल Cl से, तो ये बनाएगा NaCl, ये बनाएगा NaCl। वहीं पे अगर हम कैल्शियम की बात करें, तो जब कैल्शियम रिएक्ट करेगा फॉर एग्जाम्पल Cl से, तो वो बनाएगा CaCl2, क्रिस क्रॉस होके उनके जो वैलेंसी है वो इधर बेस में आ जाएगी। तो यहाँ पे हमने ये चीज़ पढ़ी कि इनका कैसे वैलेंसी डिराइव हुई। एंड अब इसके बाद इस चैप्टर का सबसे क्रूशियल पार्ट जो है वो है मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट को तुम ऐसे समझो कि तुम गए बनाना लेने, कैसे बोलोगे, भैया 1 किलो बनाना दे दो, भैया 2 किलो बनाना दे दो, नहीं, हम क्या बोलेंगे, भैया 1 डजन बनाना दे दो, या 1 डजन आम दे दो, 1 डजन कुछ भी दे दो, 1 डजन एप्पल दे दो, 1 डजन बनाना दे दो, एनीथिंग, 1 डजन मैंगो दे दो। जैसे हम एप्पल्स को करेंगे 20 kgs में और 1 डजन एप्पल करेंगे, मतलब क्या कि किसी एप्पल का वेट कम भी हो सकता है, किसी का ज़्यादा भी हो सकता है, तो हम उसको उसके नंबर से काउंट करते हैं। क्या करते हैं, हम उसको उसके नंबर से काउंट करते हैं। जैसे हम बोलते हैं भैया 1 डजन एप्पल, फिक्स हो जाएगा। कभी कभी अगर एप्पल की साइज बहुत बड़ी हुई तो 4 एप्पल या 5 एप्पल में ही आपका 10 किलो हो जाएगा। एग्जाम्पल दे रही हूँ बस, नीचे कमेंट्स में मत लिखना कि नहीं मैम 20 एप्पल चाहिए होंगे, नहीं, सिर्फ एग्जाम्पल की बात चल रही है कि अगर एप्पल की साइज बहुत ज़्यादा बड़ी हुई तो 6-7 एप्पल में ही उसका 10 किलो हो जाएगा। कभी अगर एप्पल की साइज छोटी हुई तो 12-13 एप्पल में उसका 10 किलो होगा। मतलब वेट उसका कांस्टेंट नहीं है, नंबर कांस्टेंट है हमेशा। हम अगर नंबर की बात करें तो उसका डजन से नंबर हमेशा कांस्टेंट है। तो यहाँ पे हम उसको करते हैं कैलकुलेट ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर। एंड हमें पता है कि अगर हम 1 डजन बनाना लेंगे तो हमें 12 मिलेंगे, है ना, फिक्स है ये चीज़। वहीं पे अगर हम बोले हमें 10 किलो बनाना दो, तो 10 किलो बनाना में कभी हमें 3 भी, कभी हमें 9 भी मिलेंगे, कभी हमें 10 भी मिलेंगे, फिक्स नहीं है चीज़। पर 1 डजन बनाना में वो चीज़ फिक्स है, वो चीज़ यूनिवर्सल है कि 1 डजन मांगोगे तो तुम्हें 12 ही मिलेगा। सेम चीज़ अगर हम शूज़ से देखें, हम उनको बोले भैया 1 पेयर जूता दे दो, 1 पेयर दो, मतलब हमें क्या मिलेंगे, 1 और 2, हमें क्या मिलेंगे, 2 शू मिलेंगे। अगर हम उनको बोले कि भैया 2 किलो जूता दे दो, तो साइज वाइज वो चीज़ डिफरेंट हो जाएगी। तभी यहाँ पे हम चलते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर। यही चीज़ होती है एक एलिमेंट में, एक एटम में, कि जब हमें मास कैलकुलेट करना होता है एक एटम का, जैसे डजन एक क्वांटिटी है वैसे ही मोल एक क्वांटिटी है। और जब हमें मास कैलकुलेट करना होता है एक मोल ऑफ एटम का, तो वो हमें पता है कि जो उसकी मैग्नीट्यूड है, मतलब क्या कि जो उसकी वैल्यू है वो कांस्टेंट है
और यूनिट उसका बस ग्राम हो गया है। अगर मैं बोलूँ कि मेरे को 1 मोल ऑफ एटम है तो मेरे को पता है कि उसमें 6.22 इंटू 10⁻23 ग्राम्स ऑफ एटम ही आएगा। ये चीज़ क्या है, ये चीज़ मेरे को फिक्स्ड है, ये चीज़ मेरे को पता है। अगर मैं बोलती कि मेरे को 2 एटम दे दो तो यहाँ पे वो चीज़ फिक्स नहीं होता थी। तो जैसे डजन फिक्स है कि 12 आएंगे, वैसे ही एटम के वर्ल्ड में, केमिस्ट्री के वर्ल्ड में यहाँ पे डजन नहीं, यहाँ पे मोल चलता है। और मोल की वैल्यू हमारे पास क्या है कि 1 मोल में 6.22 इंटू 10⁻23 ग्राम्स ऑफ एटम्स होते हैं। तो ठीक है, अब हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं कि मेरे पास 180 ग्राम ऑफ वाटर है। मेरे पास क्या है, 180 ग्राम ऑफ वाटर है। अब वाटर क्या होता है, H2O होता है। H2O है जिसमें इसका मॉलिक्यूलर मास क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास होता है 16, और 16 को अगर मैं प्लस करूँगी हाइड्रोजन से, हाइड्रोजन का होता है 1 और 1 को 2, क्योंकि यहाँ पे इसके कितने हैं, 2 है, तो ये 2, तो इसका मॉलिक्यूलर मास हो गया पूरा 18। अब अगर 180 ग्राम ऑफ वाटर है और 18 है तो यहाँ पे एक फॉर्मूला है मेरे पास कि नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए जो गिवन मास है, हमारे पास गिवन मास क्या था, 180 ग्राम्स था, 180 ग्राम्स ऑफ वाटर, और हमारे पास मॉलिक्यूलर मास, मोलर मास कितना आया था, हमारे पास आया था 18। तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स कितने हो गए, इसको सिंपली डिवाइड किया और वो हो गए मेरे पास 10 मोल्स। तो ये था उसका आंसर। अब वहीं पे अगर हमें नंबर ऑफ एटम्स या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना है तो हमने गिवन मास अपॉन मोलर मास किया और उसको उसके एटॉमिक नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया। अब आपके सामने ये दोनों क्वेश्चंस हैं, इसका स्क्रीनशॉट लो और मेरे को कमेंट सेक्शन में जल्दी से इसका पूरा सॉल्यूशन करके दिखाओ, या अगर सॉल्यूशन पोस्ट नहीं कर पा रहे हो तो आंसर ज़रूर से मेरे को करके दिखाओ। एंड एक और वीडियो आपको बहुत जल्द मिलेगा कि जिसमें हम लोग मोल कॉन्सेप्ट के और न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और इसका प्रीवियस पार्ट भी अच्छा लगा हो तो इसको ज़रूर अपने दोस्तों से भी शेयर करना एंड अपने दोस्तों को भी हेल्प करना मोल कॉन्सेप्ट समझने में। और वीडियोस मिलेंगी, नेक्स्ट चैप्टर आपको जो चाहिए डेफिनेटली मेरे को कमेंट करके बताओ, ताकि हम लोग बहुत हार्ड वर्क करके साथ में ग्रेड 9 का बहुत अच्छा रिजल्ट अचीव कर पाए। बेल नोटिफिकेशन, बेल आइकन भी दबा देना ताकि वीडियोस अपलोड हो तो आपको बहुत जल्दी से पता चल जाए। सो टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड हैप्पी लर्निंग।